नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की जुबान खुलती जा रही है और जुबान यूं खुल रही है कि दरअसल इन नेताओं की अपनी ही जुबान पर कंट्रोल नहीं है। बदजुबानी का दौर शुरू हो गया है, या यूं कहें कि बदजुबानी की मानो प्रतियोगिता सी शुरू हो गई हो और इस प्रतियोगिता में कौन सबसे ज़्यादा अंक लाएगा, कौन सबसे ज़्यादा अच्छी बदजुबानी कर सकता है, मानो रेस चल रही हो। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नेताओं की बदजुबानी हो रही है उसको देख करके और उसको सुन करके यही कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता की चाह में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हुई और उसके बाद अब उनके मामा कंस की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कंस का उपासक बता दिया और अखिलेश यादव ने कहा दरअसल उन्हें श्री कृष्ण सपने में आते हैं और वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में। सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन दोनों पार्टियां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं और यही वजह है कि इनके जो छुटभैया नेता हैं, इनके विधायक हों, इनके मंत्री हों या अन्य जो छुटभैया नेता हैं, वो भी बदजुबानी करने से कोई बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और ऐसे हमलावर हो रहे हैं कि अपने शब्दों पर कोई लगाम ही नहीं लगा पा रहे हैं। सुनिए पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, फिर अखिलेश यादव को और उसके बाद किस तरीके से मंत्री और विधायक बदजुबानी करते हैं उनको भी सुनिए। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है हमें। देखिए, अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों कह रहा हूं सुन लीजिए। मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए इसके लिए जिन्ना को राष्ट्रपुरुष बता रहे हैं। कहो कल ओसामा बिन लादेन की तुलना अपने पिताजी के बराबर खड़ा करके कर दें, राष्ट्र का महापुरुष बता दें, तो मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए, इस तरह की बात। आज टोटी नाम लेते ही अखिलेश यादव का नाम आ जाता है। बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव एक संस्कारवान बाप के संस्कारवान पुत्र हैं। कल जो मंत्री ने भौंका है, अब हमें ये लगता है उसका डीएनए कराना पड़ेगा वो किस प्रजाति का है। वैसे हिंदू धर्म में नंदी कहते हैं सांड को, और नंद बाबा भी सांड रखते थे और भोले बाबा भी सांड रखते थे। अब ये हमें तय करना है कि नंदी किस प्रजाति का है। भौंका भी है और नंदी भी है। उन्होंने यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। जो बीजेपी ने लादे रूपी दामाद बना रखे हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे। बड़े बड़े नेताओं के दामाद जो लादेन हैं उनके बारे में टिप्पणी करें नंदी, उन्हें हैसियत मालूम पड़ जाएगी क्या है वो। बता कि नंदी जी अखिलेश नंदी माने सांड, नंदी।
सुना कि किस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला लगातार चल रहा है। ये बयार थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनावी समर में जनता के मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक। सत्ता पर काबिज होने के लिए भगवान का भरोसा और इसके साथ ही साथ भगवान को लेकर के, भगवान की बातें करके, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता पर काबिज होना हर पार्टी चाहती है। जनता की असल मुद्दे क्या है, जनता की असल समस्याएं क्या हैं, उनसे कोई मतलब, कोई सरोकार दूर दूर तक नहीं है इन पार्टियों का, मानो ऐसा लगता है। क्योंकि जो भी बयानबाजी होती है, जो भी चुनावी रैली होती हैं, उन रैलियों में जनता के मुद्दों की बातें बिल्कुल नदारद दिखती हैं। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू है, जो जारी है दौर, वो यही कि कौन पार्टी किस पार्टी को सबसे ज्यादा नीचा दिखा सकती है। और जो पार्टी इस काम में सफल रही वो ये मानती है कि वो सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो बदजुबानी का दौर लगातार जारी है। सत्ता पर काबिज होने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भगवानों का सहारा लिया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हुई और उसके बाद अब उनके मामा कंस की भी एंट्री हो गई है। हमारे साथ देश बंधु दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देश बंधु दीक्षित जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, जी मैं सुन रहा हूं। देश बंधु जी, जिस तरीके से जो ये चुनावी समर चल रहा है, रैलियों में जो संबोधन हो रहा है, उन संबोधन में देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर छींटाकशी करने का काम चल रहा है। सिलसिला लगातार जारी है। जनता के मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। आप भी जिस तरीके से कहते हैं कि आप जनता की आवाज उठाते हैं, आपके नेताओं में भी यही देखने को मिल रहा है। हेलो योगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देश बंधु जी, बोलिए, आप बोलिए। सबसे पहले तो नूतन वर्ष 2022 की एएनबी के प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ईश्वर उनको स्वस्थ, दीर्घायु और उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त करे। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जी योगेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। आ रही है। जैसा कि आपने अभी चर्चा छेड़ा, तो हमारी पार्टी शुरू से ही एक अनुशासित पार्टी रही है और हमारा एक किसी के, आप जानते हैं हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ एक व्यवस्था है। रही बात आपने चर्चा छेड़ी, जो शब्दों के मुद्दे पे आता हूँ कि मुंह से कुछ भी निकल जा रहा है, यह वही विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में देखिए हलफनामा देके इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, जिनका मैं आदर करता हूँ, उन्होंने कहा बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो इनके मुंह से गलतियां हो जाती हैं और ये अपनी बातों को छुपाते हैं। बताइए, इनके शर्मसार बयानों पर न कहे। अब अखिलेश जी इतने पढ़े लिखे हो और कहे रात को सपने में आता है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। फिर आता हूँ इनके कारनामे, तो आप भी देख रहे होंगे, आप मीडिया कर्मी भी बहुत समझदार है योगेश जी, आपका चैनल तो बहुत जिम्मेदारी से उठाता है। अभी देख रहे हैं इत्र की बदबू उत्तर प्रदेश में कितनी बह रही है। अभी कल भी छापे पड़े, 100 करोड़ से अधिक अघोषित संपत्ति जो है पकड़ी गई, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और दिन प्रतिदिन इनके कारनामे खुलते जा रहे हैं। गायत्री प्रजापति का अभी केस किसी ने खोला नहीं, जेल की वो हवा काट रहे हैं। मोहम्मद आजम खां पर कितने मुकदमे लंबित हैं और वो कहां पर है, उस बात किसी से छुपी नहीं है। चाहे खनन घोटाला हो, ऊपर से नीचे तक आकंठ में डूबा हुआ इनका विपक्षी जो है खाली आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यह वही समाजवादी पार्टी है जो रोज सड़कों पर आकर पूछती थी मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जीवटता का प्रमाण है कि आज देखिए मंदिर भी बन रहा है और डेट भी, और देखिएगा इसका भव्य उन्होंने शिलान्यास किया और 2024 में भव्य रामलला बनकर इसका लोकार्पण होगा और हमारे विश्व के पटल पे ये सबसे श्रेष्ठ मंदिर होगा। अब रही बात मथुरा काशी की, कहीं भी विकास हो,
चाहे 370 जैसा संवेदनशील मुद्दा हो, चाहे विकास की बात हो। कोरोना काल में ट्विटर पे ये लोग ट्विटर खेलते रहे और किसी को भी सुध नहीं आई कि प्रदेश की जनता। और उसी समय मैं जिक्र करना चाहूंगा, या आप भी जानते होंगे कि किसी के घर में पिता को कोई खो दे, उसके बाद भी वो 24 करोड़ परिवार को अपना परिवार मानकर पिता की अंत्येष्टि में न जाकर उनके लिए 24 घंटे दिन रात लगा रहा। स्वयं भी कोरोना से पीड़ित होकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिले के एक एक कोने में जाकर जो व्यवस्थाएं की, हमारे 3 करोड़ सदस्यों ने दिन रात एक करके कोरोना पेशेंटों के लिए जमा किया। यह एक वैश्विक बीमारी थी। आज देखिए उत्तर प्रदेश जो है टीकाकरण के मामले में लगभग 14.87 करोड़ 14.87 करोड़ लगभग हम 82% लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं, जिसमें 78% को दो डोज और 61% को दोनों डोज लग चुकी है। और रही बात जुमले की बात, इनके पास अब कोई काम नहीं है। चुनाव आता है, आरोप प्रत्यारोप, मुजफ्फरनगर की अभी घटना किसी ने खोजा नहीं। हम विकास की बात करते हैं, हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इस चरण में आपने देखा एक एक समस्या है इनके पास अब खोखली। पिछली बार भी आपने देखा 2 राजकुमारों का क्या हास्य हुआ, इस बार भी ये जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। 2014 में भी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया, 2017 में भी आशीर्वाद दिया, 2019 में दिया, और आप देखेंगे योगेश जी 2022 में फिर यही उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इनके दिखावे इनके पाखंडों में नहीं आने वाली है। बिल्कुल, किसके दिखावे में किसके पाखंडों में आएगी जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, उस पर निर्णय हो जाएगा। जयंत माइडकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अभी ये कौन बोल रहे थे, उनका नाम मुझे शायद थोड़ा सा देर से ज्वाइन हो गए। जयंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, देशबंधु दीक्षित जी नेता बीजेपी के हैं जो कि जुड़े हुए हैं, और वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अपनी सफाई तो उन्होंने दी, सुन ली होगी। आप जानना चाहता ठीक था है। क्यों उन्होंने बहुत सी बातें बताई। पहली बात तो मैं एक मान लेता हूँ, मैं वैसे मुंबई में बैठा हूँ, लखनऊ ये नहीं है कि लखनऊ के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बात मान लेता हूँ कि 1985 के बाद पहली बार होगा कि एक ही मुख्यमंत्री दूसरी बार चुन के आएगा, वो यानी योगी आएंगे। ये बात माननी चाहिए। वो इसके लिए माननी चाहिए, ये नहीं कि योगी ने बहुत अच्छा कुछ काम किया है, वो तो अपने हिंदुत्व के ही मुद्दे पे चल रहे हैं। वो इसके लिए हो रहा है कि जो बची हुई 4 पार्टियां हैं वो एक साथ आने की मुझे संभावना लगती नहीं है। तो 4 तो मानेंगे नहीं, अजीत सिंह को आप मानते हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं, उनके राष्ट्रीय लोकदल को, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस के 3 आने की जो संभावना नहीं है, वहीं बीजेपी का एक विजय रथ जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो उनका वही विजय रथ पक्का हो जाता है। अब ये उनका ये मानना है कि जो यूपी में योगी अगर बनेंगे तो ही 24 में मोदी आएंगे, इसके लिए उनका जरा इसके ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेशन है। हालांकि ऐसा नहीं दिखता है, वो बात अलग है। लेकिन ये 3 पार्टियां नहीं एक साथ आना, सपा और बसपा पर्टिकुलरली नहीं आना, इसमें मुझे ये जो दिख रहा है, एनालिसिस जो आ रहा है कि समाजवादी पार्टी वैसे बहुत 100 के आगे तक चली जाएगी, ऐसा मेरे जहाँ तक कि मुझे जो जानकारी मिली है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो एक अपना कास्ट बेस्ड वोट पैटर्न लेके बैठी है, वो जिन्होंने एक बार 200 के ऊपर भी पार किया था, अभी बहुत कम हो जाएगी। और कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। एक प्रकार का डिवीजन ऑफ वोट्स का बेनिफिट लेके योगी आदित्यनाथ अपनी जगह पे, योगी बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री पद पे, और एक प्रकार से एक जिसको बोलते शॉट इन आर्म और बीजेपी आएगा। ये बातें भूली जा रही है, मुझे समझता नहीं है। इधर आप बोल रहे हैं कि मोहम्मद आजम ने ये किया वो किया, अगर ये बोल रहे हैं तो लखीमपुर के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि लखीमपुर भी उतना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर मोहम्मद आजम ये नाम लेके इतना कुछ बोला जाता है तो जरा लखीमपुर के बारे में क्या बताएंगे? लेकिन उसके बारे में हमारे दीक्षित साहब बिल्कुल नहीं बताएंगे। उनके उसके बारे में सिर्फ अरे
8 लोगों को या 4 लोगों को कुचल के मारने वाला मंत्री का एक बेटा, उसके लिए सिर्फ एक अरेस्ट, उसके लिए नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ भी एक ट्वीट नहीं। अरे ये तो बात सही है दीक्षित जी, आप ये जानिए, आपने जो राम रथ यात्रा 1989 से निकली है, या जो भी कुछ विश्व हिंदू परिषद ने ये अयोध्या का या बाबरी मस्जिद का मसला उठाया है, उसी वजह से आज आप 303 पे हैं। और ये देश बनाने की बात नहीं है, तो देश तोड़ने की बात है। सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, बाबरी मस्जिद के ये राम जन्मभूमि के आंदोलन में आज तक 10,000 लोग मारे गए हैं, और इसके लिए आपका आंदोलन जिम्मेदार है। यानी आप ये 10,000 लोगों की मौत के बाद, चाहे नरेंद्र मोदी रहे चाहे योगी रहे, आज अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। क्या ये सही है? इस प्रकार से आप वायलेंस चाहते हैं, तो आपने देश तोड़ के जोड़ा है, आपके लिए जोड़ा है, देश के लिए कुछ नहीं किया है। मेरा तो इतना ही मानना है। ठीक है, देशबंधु जी ने आपने सुना कि किस तरीके से जयंत जी ने बताए और जिम्मेदारी जो बताई है आप राम जन्मभूमि। मैं जयंत जी की बात का एक इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ बोलिए आप। इसके साथ एक शब्द, जयंत जी आपने बोला कि अजय सैनी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ईमानदार सोच ये कि आज एक भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए का भी बेटा जेल में है, और इनके कारनामों की कलई आप खोल दिए हैं। अभी कल आपने देखा, जयंत जी आपकी मैं बुद्धिमत्ता का सम्मान करता हूं, आप एक राजनीतिक विश्लेषण हैं। इनके युवा राजकुमार राहुल गांधी ने कल वक्तव्य किया कि आपने देखा चाइना बॉर्डर पे कहा कि हमारी जमीनें चाइना ने ले ली। आज भारतीय सेना, बड़े गर्व के साथ हमें अनुभूति होती है, मैं भारत देश का वासी हूँ और आपको भी गर्व होता है, हम सबको गर्व है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। आज तिरंगा लहराते हुए सभी समाचार पत्रों ने कि हमारी 1 इंच जमीन किसी भी बात पे, देखिए ये इटली घूमते हैं, इनको संवेदनशीलता, भारत की गरिमा, प्रभुता, अखंडता का कोई ज्ञान नहीं है। कभी भी कोई भी हास्यास्पद अविवादास्पद टिप्पणी दे देते हैं। इन्हीं ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप पत्रकार हैं, इन्होंने लिखित एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व राम कपोल कल्पित कल्पना है। मैं किसी के बात पे नहीं जाता हूँ। माननीय मुलायम सिंह इतने वयोवृद्ध श्रद्धेय हैं, उनके मुंह से निकलता है लड़कियों के बारे में कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। यह जुमला आपको हास्यास्पद नहीं है? यूपी की हजारों बहू बेटियों का अपमान नहीं लगता है? हमारे मुख्यमंत्री की आप बात करते हैं, इन्होंने कार सेवकों पर गोली चला दी, इन्होंने रोज हमेशा मंदिर मुद्दे को जिंदा रहा, और आप रोज को बात करूंगा, आप कहते हैं मंदिर मुद्दा, मस्जिद मुद्दा या मथुरा काशी, ये जिन्ना की बात छेड़ते हैं, हम गन्ने की बात करते हैं। और दूसरी बात, इनको जिन्ना का बहुत अच्छा लगता है, इनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, इनको तालिबान बहुत अच्छा लगता है। हम बात करते हैं विकास की बात करते हैं, हम बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं, हम बात करते हैं सड़क रोजगार की बात करते हैं, हम बात करते हैं कोरोना से बचाव के लिए। ये तो उसको भी, उस टीके को भी जो भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं, जिसको भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत और श्रद्धा से बनाया, और भारत जैसा विकासशील देश टीके के मामले में सबसे आगे है। ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कर्मठता और 24 घंटे निरंतर प्रयास। आज अगर इनका बस चलता तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। आप कोरोना के देख लीजिए पाखंड क्या है, केवल लूट खसोट की सरकारें हैं, फालतू की जुमलेबाजी की सरकारें हैं। पंजाब में क्या हो रहा है देखिए, इनके कुर्सी की सत्ता, केवल सत्ता के लोलुप है, इन्हें सत्ता भी चाहिए और किसी कीमत पे भी चाहिए। और रही बात आपने वक्तव्य की बात कही, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता इतनी पावन है कि ईश्वर यहाँ जन्म लिया है, यहाँ जाति की बात नहीं होती। हमने कितने भी विवादशील मुद्दों को उठा के आज उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। ठीक है, आएंगे जयंत जी आपके पास आएंगे। एक कमेंट ले लेते हैं। आशीष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से देशबंधु जी ने तमाम सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। आपके नेता किस तरीके से बदजुबानी का दौर दरअसल आज से नहीं शुरू हुआ है, यहाँ तक कि जो नेताजी का, मुलायम सिंह यादव का, वो सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनसे भी, उनके मुंह से भी जो अपशब्द निकले हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने ना तो उनकी पार्टी ने कभी खेद जताया है। तो ऐसे में लगातार जो बदजुबानी का दौर अभी भी जारी है,
जनता के मुद्दों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, ठीक है, उनके नेता अगर बरगला रहे हैं, उनके नेता बदजुबानी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपके नेताओं को, आपको तो समझ में आना चाहिए कि आपको जनता ने हटा दिया है 2017 में। 2022 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सत्ता में काबिज होने का दावा करते हैं, काम बोलता है आपने किया था, लेकिन क्या काम अब बोलेगा, अब मुंह इस तरीके से बोलेगा बदजुबानी का? देखिए, मैं पहले तो भाजपा के प्रवक्ता साहब को बताना चाहूंगा, माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी में पूरे हिंदुस्तान के नेता माने जाते हैं, और ये आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में सबसे ज्यादा सम्मान माननीय नेताजी ने किया। पहले बॉर्डर पे अगर शहीद होते थे तो उनके जो शहीद होते थे। अरे ठीक है आशीष जी, ठीक है, सबने सम्मान किया, मान लिया, आज उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं हम। जो बदजुबानी बात चल रही है, आपके विधायक जिस तरीके से नंदी कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनको सांड बताया जा रहा है कि नंदी मतलब सांड होता है, इस तरीके के बदजुबानी विधायक, आप भी किसी एक गर्ममय पद पर बैठे हुए हैं आपके नेता, तो ऐसे में ये बदजुबानी कितनी जायज आप मानते हैं, ये बताइए पहले आप। आप नंदी जी को क्या कहना चाहेंगे? नंदी जी भी तो उनकी जो सोच है, उनकी सोच है एक बहुत ही अशोभनीय सोच है, उनकी कुछ सोच है, ऐसी सोच को हम लोग मानते नहीं हैं। उनके नेता लोग विकास की बात कभी नहीं करते हैं, एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। उनके नेता केवल धर्मवाद, बॉर्डर पे, आतंकवाद पे, बस केवल इस पे बात करना चाहिए। आज बेरोजगारी कहाँ चली गई, आज किसान कहाँ चला गया, आज रोजगार के लोग तरस रहे हैं, किसानों पे लाठियां खा रहे हैं, इसके बात वो नहीं करेंगे। आज महंगाई पे बात नहीं करेंगे कि डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है, इनसे बात नहीं करेंगे। आज बात नहीं करेंगे कि आज ये तेल का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, इससे बात नहीं करेंगे। इससे बात करें जिस तरीके इन लोगों ने देश को लूटा और घसीटा है, शायद उत्तर प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ किसी सरकार ने नहीं लूटा होगा। आशीष जी, आप क्यों नहीं करते हैं? कम से कम वो तो सत्ता में काबिज हैं, वो तो सत्ता में आए हैं, उनकी तो एक सोच रही है। अभी जिस तरीके से आनंद जी भी बता रहे, जयंत जी भी बता रहे थे, सुन लीजिए आशीष जी, जयंत जी भी बता रहे थे, और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हिंदुत्व छवि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दरअसल आज से नहीं चल रही है, शुरुआती दौर से चल रही है, और ऐसे में अगर वो उन्हीं मुद्दों को आज भी उठा रही है तो उन्हीं मुद्दों के जरिए वो सत्ता में काबिज हुई है। आपका काम बोलता था तो कम से कम आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप तो काम की बात करिए। जो नाकामियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको तो जनता के सामने लाइए। वो बोल रहे हैं, वो बरगला रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, जनता सब समझ जाएगी आप जब काम की बात करेंगे तो। देखिए, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का विजय रथ यात्रा चला है, तब से भाजपा सरकार पूरी तरीके से बौखलाई है। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है और किसानों के लिए और सिंचाई मुक्त कर दिए, तब से भारतीय जनता बौखलाई हुई है, क्योंकि ये जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था। 2017 में झूठ बोलकर ये अपनी सरकार बनाए थे। अब झूठ बहुत दिन तक तो चलने सकता है नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेंकू है, ये झूठ बोलकर ही सरकार में आए। तो झूठ बोलने का भी समय कुछ कम समय ही होता ना। अब इस बार तो आ गए थे सत्रम, लेकिन बाद में इनकी सरकार जाने वाली पूरी तरीके से। अपनी तमाम चीजें तो ऐसी होंगी जो जमानत नहीं बचा पाएंगे। कौन जमानत बचा पाएगा, कौन नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा आशीष, ये जनता के हाथ में है, जनता तय कर देगी। आपके पास आएंगे जयंत जी। बात वही फंस जा रही है, बात वही फंस जा रही है। आपने जो चीजें कही ठीक है, कि जिस तरीके से मुद्दे से भटकती हुई राजनीति, क्या वास्तव में जनता 2022 में समझ पाएगी? क्योंकि अब जनता के मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है, या फिर हर बार की तरह फिर इस बार भी मतदान जनता आंख में पट्टी बांध करके कर देगी? दुर्भाग्य से मैं आपको बता रहा हूं, और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के, बाकी मैं दीक्षित जी की कई बातों के ऊपर आऊंगा, चाइना से लेके सभी जगह पे, लेकिन पहले मैं एक दूसरी बात बोलता हूं। उनके ही केरल के अध्यक्ष ने बोला था कि भगवान राम ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में चलती है क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं। दीक्षित जी जरा सुन लो और जरा गूगल करके मेरा सेंटेंस देख लो, सही है कि नहीं है। और ये बातें भगवान की केरला और तमिलनाडु में नहीं चलती।
क्योंकि यहाँ के लोग सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या काम करोगे। तो आपने ये जो उत्तर प्रदेश पकड़ा है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशनली बैकवर्ड है। एंकर आप भी वहां बैठे, आप भी जानते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो उनको विकास करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपने उनको और अयोध्या, मथुरा, काशी इनमें फंसा दिया है, जिसमें 10,000 लोग मारे गए। आप चाइना की बात कर रहे हैं, आपको पता है हमारे कर्नल से लेके जब 20 लोग मारे गए थे तब मोदी ने क्या कहा था? कुछ भी नहीं हुआ है। कौन लाएगा कर्नल की बॉडी, कौन लाएगा कर्नल को वापिस? चाइना ने हमारे 20 आदमियों को मार दिया था। आप बोल रहे हमारी 1 इंच के डायलॉग बंद करो। रियलिटी यह है कि हमारे 20 जवान मारे गए थे और नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने क्या नाम उनका, शी जिनपिंग को अपने झूले पे अहमदाबाद में बिठाया था, नरेंद्र मोदी अपने झूले पे झूलने वाले दोस्त को कुछ नहीं कर पाए। अब ये डायलॉग बाजी हमसे मत कीजिए, हमारे जैसे, क्योंकि आपके पंतप्रधान, देश के पंतप्रधान तो इतने इंटेलिजेंट है, वो तो प्रेस से कभी मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं हमारे सवालों से। और कौन सी मैं आपको बात बताऊं, क्या ये भगवान, ये मंदिर बनाना, ये देश बनाना है? ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी समाजवादी के हमारे मित्र बोल गए, मैं उनकी बातों से कई सहमत हूँ, लेकिन एक रियलिटी में उनको भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश को कितना भी रिस्पांस मिल रहा होगा। अखिलेश जी को मुंबई में आए थे तब मैं उनको मिला हूँ, मैं जानता हूँ, और बहुत ही बेंगलोर में सीखे हुए एक इंजीनियर है, अच्छा दिमाग है उनका, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से। लेकिन एक रियलिटी उनको भी पता होंगी, लेकिन उन्होंने भी समझनी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर उनको हराना है तो बबुआ को बुआ के साथ और कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। अगर ये 3 साथ रहे तो ही योगी का योगी को। जैन जी आपको यहाँ पर रोकेंगे और सीधे आप सभी को ले चलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। वो किसी महाभारत से कम नहीं है। इस दौर में भी सरकारी सेवा में आप लोग आए हैं तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं, और ये भाग्यशाली आप एक जन्म के लिए न बने, आने वाले कई जन्मों के लिए बने। और अभी जो काम आपको मिला है, इस काम को आज से ही अच्छे मनोयोग से, पूरे ईमानदारी से, पूरे परिश्रम से आप करेंगे तो मैं एक बात और कह सकता हूं आपसे कि अगर हम स्वयं को संतुष्ट कर पाए, स्वयं में संतुष्टि का भाव ला पाए, तो उससे बड़ा जीवन का सफलता कोई नहीं होता है। और स्वयं की सफलता तब मिलेगी जब हम जो काम भी हमारे सामने आएगा उस काम को पूरी ईमानदारी से करें। यानी कि शाम को अगर हम घर जाएं तो हमको ये लगना नहीं चाहिए कि हमने आज कुछ काम छोड़ दिया, मेरे पास जो समय था वो समय मेरे लिए कम हो गया। जो समय है, जो काम है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो आपका जीवन, एक जीवन नहीं कई जीवन सफल होंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और यूपीसीएल के सभी लोगों का और चर्चा में वापस आएंगे और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। जैन जी सीधे आपके पास ही आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। तो मेरा इतना ही कहना है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनको यही कहना है कि अगर ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जो बुआ बबुआ और राहुल जी के साथ अगर ये इनका अलायंस हुआ और साथ में उन्होंने अजीत सिंह को लिया, तो ही मुझे लगता है कि करीब 200 तक ये भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। एक सिंपल स्टैटिस्टिक जो हो सकता है कि पार्टी के प्रवक्ता करके हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के नहीं मानेंगे। मैं अखिलेश जी को मिला हूँ, उनसे रूबरू हुआ हूँ मुंबई में जब आए थे, बेंगलोर की उनकी इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बातें निकली थी। मैं ये भी बता दूं कि मेरा एक कलीग उनके ही कॉलेज में प्रोफेसर आज भी है, तो मैं जानता हूं उनको। उनका एक रहन सहन बहुत ही अच्छा था, मुख्यमंत्री के लड़के करके कभी भी वो बेंगलोर में नहीं रहे थे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। जैन जी एक बात यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे, दरअसल किसकी पर्सनालिटी कैसी है ये अपने में तो एक अलग बात है ही, लेकिन राजनीति में पता है क्या है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंट होना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ना बहुत घातक साबित हो जाता है।
जनता की नब्ज को पकड़ना राजनीति में बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप राजनीति सरवाइव कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है इस पर आपका ये राजनीति का भविष्य जो है डिपेंड नहीं करता है। जयंत जी गलत कह रहे हो तो बताइए आप। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे देशबंधु जी। अब तो अखिलेश यादव जी को भगवान कृष्ण भी जो है सपने में आने लगे हैं। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, सीधे आशीष चौधरी जी के पास आएंगे। आशीष चौधरी जी। जी जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अब भगवान श्री कृष्ण सपने में आने लगे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को कंस का उपासक बता रहे हैं, और उन्होंने जवाहर बाग की घटना को जिस तरीके से याद दिलाया, और उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश थी और कराई गई है जवाहर बाग कांड की घटना। देखिए, मैं जो योगी सरकार के लिए मैं कहना चाहूंगा, भगवान कृष्ण जी अगर सपने में आ रहे हैं तो ये सौभाग्य की बात है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनने जा रही है तो सौभाग्य, ये अच्छी बात है। इनको तो दुख ही होगा, लेकिन जनता इससे बहुत, जनता चाह रही है इस सरकार अगर ये जाए, अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो उससे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नहीं ये प्रायश्चित है क्या आशीष जी? ये जवाहर बाग कांड का प्रायश्चित है क्या? अब जो आप भी आपको भी भगवान कृष्ण ने जो सपने में आने लगे, उधर राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से आप पहले सामने खुल करके नहीं आते रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार होती तो राम मंदिर भी आप बनवा देते। अब भगवान कृष्ण भी आपको सपने में आने लगे हैं, तो जवाहर बाग कांड का ये प्रायश्चित है क्या कि कृष्ण भगवान सपने में आने लगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये झूठ बोलने वाले नेता किसी बात के नाम पे तो बात करते नहीं, ये झूठ बोलने से काम करते हैं। कोई सरकार दंगा प्रवेश कराएगी, ये अगर कराते होंगे उनको पता होगा। कोई प्रायोजित नहीं थी, ये एक अपनी चाहे दुर्घटना समझ लें, ऐसी कुछ है। ये केवल मुद्दों से भटक कर बात हमेशा करते हैं। कभी इनके प्रवक्ता कभी रोजगार की बात क्यों नहीं करते, कभी विकास के नाम पे क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की जनता को या उत्तर प्रदेश की, यूं कहें उत्तर प्रदेश की जनता को जो पूरी तरीके से बेरोजगार करना चाह रहे हैं, एजुकेशन से हटाना चाह रहे हैं, इनको पता है अगर एजुकेशन बना देंगे तो ये लोग खड़े होकर सवाल जवाब करने लगेंगे। तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता। अरे ठीक है आशीष जी, अगर वो नहीं कर रहे हैं भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें हमारी बात में ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे से भटक रहे हैं, तो आप क्यों भटक रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार, आप सुन लीजिए आशीष जी, आप कह रहे हैं कोई भी सरकार दंगा नहीं कराना चाहती है। हम मानते हैं आपकी बात से, लेकिन दंगा रोक सकती है। जवाहर बाग कांड सुन लीजिए आशीष जी, पहले सुन लीजिए धैर्य से। जवाहर बाग कांड जो हुआ है वो वास्तव में अगर सरकार चाहती तो रोक सकती थी, इसमें दो राय नहीं है। और इस बात को पता है आपके नेता तब हुआ करते थे, अब भी अलायंस होने जा रहा है, शिवपाल सिंह यादव जी ने स्वीकारी थी, खुले मंच में नहीं स्वीकारी है। 7 कालीदास मार्ग उनका आवाज हुआ करता था, और वो अगर ये कहें कि सरकार ही वही चलाते थे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भले ही अखिलेश यादव थे, और जो पूरा मार्गदर्शन था वो शिवपाल यादव जी का ही था। बाद में भले ही जो कुछ हुआ वो सबके सामने आया। 7 कालीदास मार्ग सुन लीजिए 7 कालीदास मार्ग उनको आवाज से अलॉट हुआ था, जो आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को है। मैं खुद बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं और एक टीवी चैनल के संपादक पद पर कार्यरत हैं वो महोदय, और एक दिल्ली की नेत्री थी, 3 लोग मौजूद थे 7 कालीदास मार्ग के अंदर। और शिवपाल सिंह यादव जी, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है और कही है, ये इस बात को बता रहा हूं, सुन लीजिए, कि अगर सरकार चाहती तो जवाहर बाग कांड के दंगे को रोक सकती थी, वहां पर पानी की सप्लाई, खाना की सप्लाई सब बंद करा सकती थी और कुछ नहीं होता। तो आशीष जी आपको बता रहे थे कि जो ये पूरा परिदृश्य हुआ है ना,
इसका मतलब सार यही था कि अगर सरकार चाहती तो रोक सकती थी। ये बात आपके नेता खुद स्वीकार, उस समय भी सत्ता में रहते हुए, सत्तासीन रहते हुए स्वीकार करते थे। आशीष जी। देखिए, मैं नेता जी के माननीय चाचा जी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उनकी क्या कहूँ कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा अगर कहीं भी दंगा बवाल होता हो तो उसमें भाजपा के लोगों को कहीं न कहीं हाथ दे, क्योंकि ये दंगे के नाम पे, धर्म के नाम पे सरकार में हमेशा आना चाहते हैं, विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे कभी सरकार नहीं आना। कभी भी आप देखिए भाजपा की लोग, भाजपा जब सरकार आई है तब तक ये विकास के नाम पे कभी नहीं आई, धर्म के नाम पे आई, झगड़ा बवाल कराने के नाम पर आई, केवल इसी पे सरकार आई है। अब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि हम धर्मवाद बवाल में नहीं फंसने वाले। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़े हों। ऐसी सरकार वो ढूंढ रहे हैं जिसको बिजली अच्छी मिल पाए, रोजगार मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, अच्छी सड़कें मिल पाए, ऐसी सरकार चाहती है। ऐसी सरकार वो उम्मीद बड़ी आंखों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। उन्होंने डायल 100 चलाया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1090 भी चलाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव नौजवानों के लिए किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुजुर्गों के लिए किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर वर्ग के लोगों को ठीक है, आ गई आपकी मदद बात। करने का प्रयास किया। चाहे सबका साथ सबका विकास नारा जरूर करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जो कर दिखाया है वो समाजवादी पार्टी ने कर दिखाया है, ये आप कह रहे हैं। देशबंधु जी, नारा आप करते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर उस नारे को उतार करके दिखाती है। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जी को अब सपने में भगवान श्री कृष्ण आने लगे हैं और वो उन्होंने ये कहा है कि सत्ता 2022 में आपकी आ रही है, तो अब आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दूसरा सवाल आपके साथ ये है कि क्या वाकई में जिस तरीके से अब मथुरा से ये बात कही जा रही है, आवाज उठने लगी है कि वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, तो क्या वास्तव में इसलिए भगवान कृष्ण की एंट्री और उसके बाद उनके मामा कंस की एंट्री हो रही है? देखिए योगेश जी, मैं सबसे पहले आपके द्वितीय प्रश्न का उत्तर दूंगा। बात बार बार वही मथुरा, काशी और अयोध्या की हो रही है। तो देखिए ये 24 करोड़ की आस्था का प्रश्न है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जब से 24 करोड़ की आस्था का प्रश्न है या सिर्फ सुनिए, हम उसके साथ आपकी सत्ता की आस्था का प्रश्न है? आशीष जी, पहले आपकी ज्ञान सुन लीजिए। आपके ज्ञान का मैं बहुत प्रशंसक हूँ। खनन घोटाला, यूरिया घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, मनमोहन सिंह, आपने अभी बुआ बबुआ का साथ देखा, उसका हश्र यूपी की जनता बहुत समझदार है, आपके सामने देखा। तो युवा राजकुमार साइकिल पर बैठे गलबलियां बनाए, उनका क्या हश्र हुआ, ये जनता जनार्दन बहुत समझदार है। आपकी आशीष जी विद्वता का मैं सलाम करता हूँ, लेकिन क्या हश्र हुआ आप खुद देख रहे हैं। हमारे पत्रकार भाई की दोहरी मानसिकता का मैं जवाब देना चाहूंगा, अन्यथा न ले। आप मिले हैं, आप माननीय अखिलेश जी को समझाइए भाई, सलाहकार दीजिए कि ये सब जनता जनार्दन सब समझती है। जिसके कांग्रेस के आतंक में डूबे हैं, आप उसके साथ रथ पे बैठ के कौन सा वक्तव्य दे के यूपी की जनता को बरगलाना चाहते हैं? जिसका आतंक, जिसका पूरा का पूरा, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे मायका पक्ष हो, आज भी भारतीय संविधान के द्वारा बेल पे छूटा हुआ हो, आप उसके बारे में वक्तव्य देंगे? अच्छा लगेगा? उसका साथ देकर, अगर उसका साथ पकड़कर माननीय अखिलेश जी सरकार बनाना चाहते हैं, फिर योगेश जी मैं आपको चर्चा का बात करूं। आज रालोद के अध्यक्ष जैन जी, मैं उनके पिताजी अजीत सिंह का भी देहांत हुआ, उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनका खाता नहीं खुला, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए, शून्य पे है। एक पूरी कल्पित कल्पना से यूपी की जनता को ये बरमला रहे हैं। और ये घोटाले की आप एनएसओ के डाटा उठा के लीजिए, 3000 छोटे बड़े दंगे इनके सरकार में हुए और इनके काले कारनामे आज भी खुल रहे हैं। इत्र की बदबू इतनी हो गई है कि इत्र लगाने पर भी नहीं जा रही है योगेश जी, ये जनता जनार्दन जा रही है। आज के मुख्य पृष्ठों पर भी करोड़ों के भ्रष्टाचार, दीवारों में से धम निकल रहे हैं। मैं जानता हूँ कारनामे बोलते हैं और जनता जनार्दन 2022 में आपको इसका करारा जवाब देगी। और रही बात, हम तब भी देशबंधु जी, यही तो समाजवादी, सुन लीजिए, यही तो समाजवादी पूछना चाहती है समाजवादी पार्टी कि क्या इत्र की बदबू को कमल की खुशबू से दबा पाएंगे? कमल की खुशबू सदैव है,
कमल ऐसा पुष्प है, आपको योगेश जी बता दूं जानकारी के लिए, माँ सरस्वती के उस पर बात होता है। कमल के पुष्प से हमारी दीपावली में पूजा आस्था से हमने हमारा पहले दिन से और आज तक। और नंदी को ये कह रहे हैं, नंदी शिव के गणों में गिनती होती है। आपको जानकारी ना हो तो थोड़ा अध्ययन अध्यापन कर ले। तो आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और रही बात जाति पंथ के नाम पे, जिन्ना के नाम पे इन्होंने यूपी में बहुत बरगलाया। 4 प्रकार की मायावती आज जो है जांच में घिरी हुई है। अच्छा ये बताइए, इनके मंत्रीगण आज भी भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हुए हैं। देशबंधु जी, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप कबीना मंत्री हैं, आप ये कह रहे हैं किसी की तुलना सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, किसी की तुलना किसी के कुत्ते की लात से कर रहे हैं, किसी की बात की तुलना किसी को किसी के रिलेटिव जो रिश्तेदार हैं उनको लादेन से उनकी तुलना कर रहे हैं। ये कहाँ का जायज है भाई? अगर वो योगेश जी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सर्वप्रथम ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर यह जिन्ना नहीं, ये यूपी में पाकिस्तान पर बसाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे आप उसका गवाह जीता जात का प्रमाण है। जवाहर योजना को आप ही ने अभी परिलक्षित किया कि वो कांड। अरे मैं पूछ कुछ और रहा हूँ देशबंधु जी, आप बता कुछ और रहे हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ पूर्व की ओर, आप जा रहे हैं पश्चिम की ओर। मैंने ये पूछा कि अगर ठीक है समाजवादी पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आपके कबीना मंत्री का भाई ये कौन सा बहुत अच्छा बयान है, ये उपदेश है क्या, ये कोई संदेश है क्या, या कोई सत्संग सुना रहे थे कि किसकी बात किसके कुत्ते की लात के बराबर होती है, किसके रिश्तेदार लादेन हैं, ये सत्संग है क्या? योगेश जी मैंने आपसे कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है इन्होंने जब आप तालिबान की बात करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी भी सरकार जाएगी। अब कोई क्राइम करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा अथवा यूपी छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। अब नहीं होगा, उनको माननीय का दर्जा दिया जाएगा। हमारी सरकार जो है आतंकवाद के, भ्रष्टाचार के और गुंडाराज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पहले दिन से है और आखिरी दिन तक। अब न कोई आप दंगा होगा। आप देखिए 4.5 वर्ष हो गए, अब 3-4 महीने 3 महीने और बचे, 4 वर्ष 9 महीने का कार्यकाल हो गया है। आप कोई भी बड़ा दंगा बता दीजिए, आज अपराधी भय से कांपता है। इनकी सरकार में शमशान की बाउंड्रियों में भ्रष्टाचार हुआ, रिवर फ्रंट घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ, गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार के आकंठ में आज भी जेल काट रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारनामे आज भी खुल रहे हैं। सभी देखिए देशबंधु जी, कोई इस बात से भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है। कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार हो रहा था ना, आशीष जरूर जाइए। कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेकर के जिस तरीके से आप हमेशा कहते हैं, आपकी सरकार में भी जो सौदाह गृह बनाया गया था ना, उसकी छतें गिर गई। पता है आपको नहीं पता है? पता चला उद्घाटन करने जा रहे हैं महोदय, मेयर साहब उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो छती गिर जा रही है, ढह गया। ठीक है, मैं देखिए मैं केवल आपकी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सभी सरकारों को उंगली उठा रहा हूँ। आशीष जी आपके पास आए, कमेंट में देते हैं। आप देखिएगा इनका जवाब जनता जनार्दन देगी। बहुत समझदार है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी इतनी इमेज हो गई कि उसको हटाना नहीं चाह रहे मंत्री पद से। अरे हमारे समाजवादी आप अपनी चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। क्यों नहीं हटा रहे? जब आपकी जांच एजेंसियों ने उनको दोषी सिद्ध कर दिया, उसके बाद क्यों नहीं हटा रहे? विकास के ऐसा क्या कर रहे हैं? कौन सी भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज बचाना चाह रही है? विश्व के पटल पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश का नाम हमेशा गौरवान्वित किया है। इस बात से आप चिंता मत करिए, हम अपनी समस्याओं को सुलझा देंगे। माननीय योगी जी ऐसे मंत्री को अपने बगल में खड़े कर रहे हैं जिसके बेटे ने किसानों को सिद्ध हुआ, उसके बाद भी उसको हटाया नहीं जा रहा। इस पे आप नहीं बात करोगे? चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोजगार हो, हर मुद्दे को हमने सॉल्व किया है। और आपकी तरह इतना और पैसे डाल के नहीं रखे। किसानों को सालों रख गए अपनी बात रखने पे। उनको ठंडियों गर्मियों बरसातों में कितनी किसानों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर सरकार बैकफुट पर आई। पहले उनकी समझ में नहीं आया था। अगर शायद उनके पहले समझ में आ जाता, तमाम भाई हमारे किसान हमारे बीच में हाल होते। बना लीजिए, चाहे राजकुमार की जोड़ी बना लीजिए, चाहे युवा राजकुमार की जोड़ी बना लीजिए। ठीक है आशीष जी, देशबंधु जी, ठीक है आपकी बात, आप दोनों की बातें आ गई। ठीक है जयंत जी,
आप ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी यदि बसपा, कांग्रेस या जो छोटे छोटे दल हैं जो गठबंधन कर रही है, हालांकि समाजवादी पार्टी बसपा के साथ जरूर नहीं कर रही है, लेकिन अन्य जो भी छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन करके अब की 2022 का किला फतह करने की जुगत में लगी हुई है। अखिलेश यादव ये कह भी रहे हैं कि वो अब की 2022 में सत्ता पे काबिज होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये आत्मविश्वास है कि ये छोटे छोटे दल ही नहीं, अगर बसपा और कांग्रेस भी गठबंधन के साथ एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले सरकारों ने जिस तरीके से लूट घसोट किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है। और पिछले 5 साल से जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुंडा राज, माफिया राज, भूमि जो कब्जा कर रहे थे वो सब जो है माफिया सब धराशायी हो गए हैं, सबके घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों में भय व्याप्त हो गया है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। अंत्योदय पे यानी पंक्ति के अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को हर सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक और मिथक टूटने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी, कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने जा रही है। देखिए, ये बात मुझे याद आती है करीब करीब 2014 के पहले की, जबकि मुजफ्फरपुर के दंगे हुए थे। चलिए, मैं 1989, 2002 किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज जो भी कोई उत्तर प्रदेश में भाजपा का अस्तित्व है, आप मुजफ्फरपुर से सभी दंगों को याद कीजिए, जो एक छोटे किसी ने किसी मुस्लिम या हिंदू के मैरिज की वजह से जो किए थे, और आज तक जो चल रहा है वो कुछ नहीं, सिर्फ दंगों के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात चल रही है। जब भी मैं कुछ देशबंधु दीक्षित उनका नाम है ना, उनसे अगर कोई सवाल पूछता हूँ कि 20 हमारे जवान क्यों मारे गए कर्नल के साथ, उसका जवाब नहीं देते, वो उल्टी बात कर लेते, मथुरा काशी की बात कर लेते। ये सिर्फ धार्मिक तौर पर इनकी बातें चल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक रियलिटी में आपको कि यादव और मुस्लिम जैसे समाजवादी पार्टी के साथ है, उसी प्रकार से बबुआ मायावती के अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी है। नंबर 1 समझो बीजेपी माने, नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी है, नंबर 3 पे बीएसपी है, और नंबर 4 पे अगर कांग्रेस है, तो ये 2, 3, 4 सिंपल अरिथमेटिक है मेरा। इसमें बहुत ये मैं सिंपल बोल रहा हूँ, फिर भी ये बहुत टफ है, ये मैं मानता हूँ। तीसरे नंबर की और साथ में अगर अजीत सिंह ये 4 पक्ष आ जाए, तो फिर से बोल रहा हूँ, बीजेपी अकेली 200 के नीचे आएगी और ये 4 पार्टियों की सरकार रहेगी, लेकिन इनमें भी झगड़े रहेंगे। और ये ना हो इसीलिए कभी ताज कॉरिडोर की केस निकाली जाती है, कभी सीआईडी की धमकी दी जाती है, कभी किसी को ईडी की धमकी दी जाती है। अब किसको दी जाती है, किसका नाम ताज कॉरिडोर में है, ये आप लखनऊ में बैठे हो, आप यूपी कवर करते हो, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगती। नहीं तो क्या यही वजह है क्या जो अभी रैलियां नहीं शुरू हुई हैं, क्या यही वजह है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी वजह से रणनीतियां कोई भी अभी बताई नहीं जा रही है। सब लोग हम लड़ेंगे बात कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सब जगह ये बात चल रही है। सबको पता है कि ये 4 पार्टियों में से एक भी पार्टी अगर फूटी तो ये सरकार बीजेपी की पक्की है। और ये ना पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों अगर अलग लड़े तो ये सरकार पक्की योगी की है, और ये ना हो जाए इसलिए बातें चल रही है। अब ये तो पक्ष अपने अपने हिसाब से अपने अपने ईगोज, अपना अपना इंसल्ट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या डील होगा, कौन सीएम बनेगा, इसके ऊपर सब बातें निर्भर। लेकिन ये बीजेपी भी जानती है, और एक पत्रकार करके मैं जानता हूं, और मैं बोल रहा हूं आपके चैनल की ओर से कि अगर सभी एंटी बीजेपी फोर्सेस यूपी में एक हो जाएंगे तो योगी को दूसरी टर्म नहीं मिलेगी, जो कि होने वाला नहीं है। देखिए जैन जी, ये होने वाला नहीं, मैं मानता हूं ये होने वाला नहीं है। अगर आप ईडी और सीआईडी, दुनियादारी, आईबी, ये सब जो जितनी तमाम सारी एजेंसियां हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं पता नहीं, ठीक है, सैकड़ों एजेंसियां हैं, अगर उनका जिक्र भी छोड़ दें तब भी नहीं होने वाला है। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी कर चुकी है, कांग्रेस के साथ भी कर चुकी है और बसपा के साथ भी कर चुकी है, यही आरोप कि हमारा वोट बैंक तो आप में चला जाता है लेकिन आपका वोट बैंक हमारे में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो वजह यह भी है, अब सामंजस्यता, तालमेल बन नहीं पाएगा। दूसरी बात
कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा कौन, अखिलेश यादव कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, मायावती अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। कांग्रेस भले ही एक बार मान जाए कि ठीक है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, हमारा कोई उप मुख्यमंत्री, तो ये बनेगा नहीं, तालमेल ये बनेगा नहीं। आशीष जी, हाँ आशीष जी, जयंत जी की आपने बात सुनी। उत्तर प्रदेश में तो आएंगे योगी ही, ये नारा तो चलता ही है, आप सुने होंगे बीजेपी वाले यही कहते हैं ना, आएंगे तो योगी ही और केंद्र में आएंगे तो मोदी। जयंत जी भी बता रहे हैं कि अगर सभी राजनीतिक दल एक साथ चुनाव नहीं लड़े, और जो लड़ेंगे नहीं ये भी 100% है, मैं लिख के दे सकता हूं, दिखता ही नहीं है, मतलब सोचना भी ये दुश्वार हो जाएगा अगर कह दे कि कांग्रेस बसपा और सपा एक साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि कहा जरूर जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो आपकी सरकार तो आने से रही, भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर से सरकार रिपीट होने जा रही। जयंत जी राजनीतिक विश्लेषक है और विश्लेषक के तौर पे उन्होंने ये बात कही है। ये मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार 17 से 22 के बीच में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंचाई, जनता, किसान, बेरोजगार, नौजवान, चाहे वो शिक्षा विभाग रहा हो, चाहे वो किसान रहे हो, चाहे वो बेरोजगार रहे हो, चाहे वो महिलाएं रही हो, पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके, पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके, इतनी महंगाई से परेशान हो चुके, इतनी महंगाई से परेशान हो कि जनता अब जान रही है कि इस सरकार में हमें कुछ जीने का अधिकार खत्म हो चुके, पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, शिक्षा खत्म हो चुके हैं, जानवर इतने छुट्टा छोड़ रखे हैं कि किसान अपने खेती में तार की बाउंड्री कराने में परेशान है। एक किसानों के पास पैसा नहीं है, हर खेत में कहीं निकल जाए वो तार की बैरिकेडिंग करा रहे हैं। ऐसी ठंडी में रात भर के अपने किसान अपने खेत तक रहे, क्या आप उम्मीद लगाते वो किसान जो रात भर केवल जानवर तक रहे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? क्या शिक्षा से जुड़े हैं, जो टीचर 69 वैकेंसी के लोग हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप वो लोग इनको वोट करेंगे? क्या आप शिक्षा मित्र को उम्मीद करते हैं, जो लोग 40 साल सैलरी पार है थे आज वो 10 साल पार है, क्या उम्मीद करते हैं आज इनको देंगे, वोट करेंगे? क्या आप उन बेरोजगारों से उम्मीद करते हैं जो बेरोजगार पढ़ लिख के होने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पाया, क्या इनको वोट करेंगे? उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं जो ऑक्सीजन के अभाव से लोग आज उनके बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? क्या वैसे ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की केवल मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे केवल उत्तर प्रदेश को नीचे से नीचे घसोड़ने का काम कर रहे हैं? ऐसी सरकार को दोबारा वोट करने के करेंगे? बहकाव में एक बार जनता आती, बार बार बहकाव में जनता नहीं आती। उत्तर प्रदेश जाने कि 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब उन्होंने किसानों के, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे बहकाव में इन्होंने वोट तो ले लिया था, लेकिन मंदिर से उनका पेट भरने वाला नहीं है, वो भी जाने मंदिर से पेट भरने वाला नहीं। मैं भी कहता हूँ जय श्री राम, मंदिर बनाने का इनका कोई योगदान नहीं है। ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने डिसीजन लिया। अगर उत्तर प्रदेश में सपा की भी सरकार होती, अगर कोर्ट का डिसीजन होता तो वहां भव्य राम मंदिर बनता। आप मथुरा जी की बात कर रहे हैं, मथुरा जी में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मथुरा का जो कायाकल्प है वो भी देख लीजिए, 12 से 17 के बीच में उन्होंने किया था, 17 के बाद में इन्होंने माननीय योगी जी ने क्या किया आज देख लीजिएगा। ये रोडों की बात नहीं कर रहे हैं, पानी की बात नहीं, बिजली की बात नहीं कर रहे हैं। बिजली उत्तर प्रदेश में एक भी यूनिट उन्होंने इस बार बढ़ाया नहीं। उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिट बिजली माननीय श्री अखिलेश यादव जी छोड़ के गए थे उतने भी वो टिकी हुई है। आज बिजली का रेट का बिल देख लीजिए, आज वो कुरिया छप्परों झोपड़ पट्टियों में बिजली के कनेक्शन इन्होंने मुफ्त के नाम पे तो पहुंचा दिया। वो कुरिया छप्पर वाले जो 100 रुपए अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते और 500-600 रुपए बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, ये आप उम्मीद कर सकते हो? वो ऐसे लोग क्या भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैस की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, इन्होंने गैस फ्री में बचाया 450 अरे चौधरी साहब, ऐसे में आपने ये सब गिना दिया, मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको, सब कुछ तो आपने गिना दिया, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा तब तो आप ऐसा कह रहे हैं? ठीक है,
श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की और देश बंधु जी 10 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, समय का अभाव है। देश बंधु जी आपने सुना आशीष चौधरी को, ऐसे में 10 सेकंड में अपनी बात रखिए पूरी। इनकी जानकारी के इन्होंने बात किया। 4.5 साल की सरकार में हमारे 5.5 लाख सरकारी भाइयों को रोजी रोटी मिली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा प्रत्येक किसान को, ये ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, इस कोरोना में भी आपने सबका विकास किया है। 6,000 रुपए। दूसरी नहीं, सुनिए बात करूं, दूरदर्शी परिणाम। आप जानते हैं इस पूरे देश में पहले 1.2 किलोमीटर सड़क जो है प्रतिदिन बनती थी। आज हमारे नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 14 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का जाल बिछ गया है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की, ठीक है, समय का अभाव है देश बंधु जी, समय का अभाव है। आपने सबका विकास, सबका ध्यान दिखा, सबका विश्वास जीता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए और आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को भी अब जागना होगा कि वो बदजुबानी पे नहीं बल्कि वो अपने मुद्दों को सुने और अपने मुद्दों को लेकर के जो नेता उनकी बात करे उन्हें मतदान करे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही चर्चा में, बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।